पश्चिमी विचारक और उनके महत्वपूर्ण कथन के विषय में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पार्ट 2, पश्चिमी विचारक और उनके कथन के विषय में। देखिए, हमने सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़ा था हमने। सेबाइन का एक कथन था, सेबाइन का महोदय का एक कथन था, जो कथन प्लेटो और अरस्तु के विषय में दिया गया था। ये कथन सेबाइन महोदय ने दिया था और कथन प्लेटो और अरस्तु के विषय में दिया गया था। वो कथन कौन सा था वो देख लेते हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, तब पार्ट 2 की तरफ अग्रसर होते हैं। देखिए, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वही अरस्तु का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये कथन सेबाइन महोदय का था। ये हमने देखा था पार्ट 1 में। आप देखते हैं पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति का उद्गम स्थल किसको माना गया है? सबसे पहले ये देखते हैं कि राजनीति का उद्गम स्थल किसको माना गया है। राजनीति का लिख लेते हैं, राजनीति का उद्गम स्थल के विषय में बात हो रही है। राजनीति का उद्गम स्थल किसे माना गया है? तो राजनीति का उद्गम स्थल राजनीति को माना गया है, राजनीति को। क्योंकि देखिए, जिसके विषय में बात हो रही है उसका उद्गम स्थल वही होगा ना, राजनीति को माना गया है। देखिए, मैंने अपना वीडियो देखा पार्ट 1 का अपलोड होने के बाद, तो स्वयं से देखा मैंने, मुझे लगा उसमें कि थोड़ा और बड़ा लिखा जाना चाहिए, नहीं, जिससे कि वो वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रहा था, छोटा छोटा कुछ कम स्पष्ट हो रहा था। तो उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इतना ठीक है राजनीति को, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। राजनीति का उद्गम स्थल किसको माना गया है? राजनीति को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कथन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह माना गया है। राज्य को, ये पॉइंट नोट डाउन करते हैं। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय, एक संप्रभु भू क्षेत्रीय राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह, राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह माना गया है। ये कथन किसका है? जिसको पता हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए अब हम देखते हैं। ये कथन है आपका लासवेल का। लासवेल एक प्रसिद्ध थिंकर हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये कथन दिया है कि राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह माना गया है। किसका है? लासवेल का। देखिए, लासवेल का ये कथन है, ठीक है। ये इतना हमें भी क्लियर हो गया, आपको भी हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कथन की तरफ। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह माना गया है। ये कथन किसका है? लासवेल का। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रक्त संबंध के विषय में किसी ने एक कथन दिया है। बड़ा ही प्रसिद्ध और मार्मिक कथन है ये, देख लेते हैं। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है।
क्या है? रक्त संबंध समाज का, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। रक्त संबंध, नेक्स्ट पॉइंट, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, और कालांतर में रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज जो कि रक्त संबंध से बनता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ठीक है। क्या है ये कथन? रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को, स्टेट को जन्म देता है। ये कथन किसका है? ये देखते हैं, मैकाइवर महोदय का। जिन्होंने मैकाइवर महोदय के विषय में बात करने से पहले हम ध्यान देते हैं, पार्ट 2 में हमने देखा है कि मैकाइवर महोदय राज्य शब्द का प्रयोग मैकाइवर महोदय ने सर्वप्रथम किया था। तो चलिए मैकाइवर महोदय का कथन है ये। किसका? मैकाइवर, ठीक है। ये किसका कथन है? मैकाइवर महोदय का। किसने किया था? मैकाइवर महोदय ने, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सॉरी, मैकियावेली ने किया था, मैकाइवर ने नहीं किया था। मैकाइवर दूसरे राजनीतिक थिंकर हैं और मैकियावेली दूसरे हैं। तो मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहले सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये हमने पार्ट 1 में देखा था। और पार्ट 2 में ये कथन दूसरे एक थिंकर का है। मिस्टेक हो गई छोटी सी, देख लीजिएगा। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। किसने कहा है? नेक्स्ट थिंकर की तरफ। चलिए इरेज करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। हमने मैकाइवर महोदय के विषय में पढ़ा और लासवेल के विषय में पढ़ा, 2 थिंकर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक राज्य जो है हमारा, आधुनिक राज्य को हम वर्णित किस रूप में करते हैं? एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। राज्य हमारी यदि हमारी कोई भी समस्या होती है तो उसको पहले राज्य सॉल्व करता है। तो हम आधुनिक राज्य जो है उसको किस रूप में वर्णित करेंगे? कल्याणकारी राज्य के रूप में। ये पॉइंट देख लीजिएगा। आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं। आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, ठीक है। आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं किसके रूप में? एक कल्याणकारी राज्य के रूप में।
ये एक पॉइंट हो गया आपका। अब हम 3 थिंकर के विषय में देखेंगे, प्लेटो, हॉब्स, बेंथम और बर्क। ये 4 थिंकर हैं आपके, ठीक है। ये प्लेटो, हॉब्स, बेंथम और बर्क में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क, ठीक है। ये देखिए, प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क, ये आपके 4 थिंकर हैं। प्लेटो, हॉब्स, बेंथम और बर्क, इनमें से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को, इनमें से, नेक्स्ट मार्कर का यूज करते हैं, इनमें से यानी ये 4 थिंकर्स में से, प्लेटो, हॉब्स और बेंथम, बर्क में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार, आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है या मानते हैं। ये चारों थिंकर्स के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है कि प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क, इनमें से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब आ गई बात 4 थिंकर्स की, कौन मानते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, ये सभी थिंकर्स में से, प्लेटो, हॉब्स, बेंथम और बर्क में से आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हॉब्स महोदय मानते हैं। कौन मानता है? हॉब्स महोदय। व्यक्ति का, यहाँ बोला था मैंने लेकिन लिखा नहीं है, ऐड कर देती हूँ। व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किसने माना है? हॉब्स महोदय ने। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था एक कंपटीशन एग्जाम्स में। अब वो कौन सा एग्जाम था, चलिए देख लेते हैं आगे। इसको रेस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। राज्य को इतना ऊपर की संज्ञा दी गई है कि राज्य एक समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय है। ये कथन किसका है? कौन से थिंकर्स का है? देख लेते हैं, लिखते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं, सिर्फ समुदाय ही नहीं, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च, ये हम राज्य के विषय में सारी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय है। ये कथन है आपका अरस्तु महोदय का।
किसने कहा है। पार्ट 1 में हमने बहुत अरस्तु के विषय में पढ़ा, देख लेते हैं। अरस्तु महोदय का ये कथन है। पार्ट 2 में भी अरस्तु, ये बहुत जाने माने थिंकर्स हैं, हमारे थिंकर हैं अरस्तु महोदय जी। इन्होंने राज्य के विषय में कई सारी परिभाषाएं दी हैं, कई सारे कथन हैं इनके। ठीक है, अब देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको देख लीजिए, फिर इरेज कर देते हैं। इरेज करें इसको, देखिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इतिहास के बिना, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है। इतिहास और नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपस में रिलेटेड हैं, बहुत मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। तो इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास कल विहीन है। ये कथन किसका है? चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इतिहास के बिना, इतिहास के बिना, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र की जो बात कही गई है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र, देखिए हिस्ट्री और सिविक्स बहुत ही मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं और इसी से देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इंटर तक हम पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र। सिविक्स और हिस्ट्री बहुत ही मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं और पॉलिटिकल साइंस में इसका पूरा वर्णन किया जाता है ज़्यादातर। देख लेते हैं आगे। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र, और इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र, नागरिक दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यही बात यहाँ पे कही है सीले महोदय ने। नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास कल विहीन है, कल विहीन है। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास कल विहीन है। ये कथन किसका है? अभी मैंने आपको बताया था लिखते टाइम, ये कथन सीले महोदय का है। किसका है? सीले महोदय का। ठीक है, देख लीजिए, फिर इसको रिवाइज करते हैं। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास कल विहीन है। ये कथन सीले महोदय का है। चलिए अब इसको करते हैं हम इरेज। देखते हैं आगे। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन कौन से थिंकर्स को माना गया है? चलिए देखते हैं। सामाजिक अनुबंध
सिद्धांत का प्रबल सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रबल समर्थक किसे माना गया है या किसे किसे माना गया है। ठीक है, कई थिंकर्स हैं इसमें, कई थिंकर्स हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन कौन से थिंकर्स को माना गया है ये देखते हैं। तो हॉब्स, पहले तो है हॉब्स, लॉक और रूसो के विषय में बात की गई है यहाँ पे। हॉब्स लॉक बड़े प्रसिद्ध थिंकर्स हैं ये, और इनके विषय में, इनके विचार, इनके जो जो दिए गए हैं इनके विषय में आप पढ़ भी रहे हैं लगातार। हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन है? हॉब्स, लॉक और रूसो। ये चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं, इसको करते हैं इरेज, इसको साफ करते हैं, देखते हैं आगे। सामाजिक संविदा के अनुसार राज्य क्या है? ठीक है, देखते हैं। सामाजिक संविदा के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था मानी गई है। सामाजिक संविदा के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था मानी गई है। देखते हैं, सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य, ये सारे कथन थिंकर्स ने राज्य के विषय में दिए हैं। राज्य एक मानवकृत संस्था मानी गई है। ठीक है, मानवकृत संस्था मानी गई है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था मानी गई है। आगे देखते हैं, यह मानवकृत संस्था है, ऐसा लिख लेते हैं, मानवकृत संस्था है। ये थोड़ा सा कम ठीक लग रहा है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। ओके, देख लिया ये पॉइंट हमने। अब बढ़ते हैं आगे, हॉब्स के अनुसार देख लेते हैं, सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना, हॉब्स के अनुसार। ये रेस कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। हॉब्स के अनुसार देखते हैं, हॉब्स के अनुसार, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हॉब्स के अनुसार। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था? सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था? हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था, ये हम देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का उद्देश्य पहले तो ये था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। यदि उसमें कोई भी बाधा आ रही है या रुकावट आ रहा है तो उसको राज्य समस्या का समाधान करेगा।
ठीक है। हॉब्स के अनुसार सबसे पहला उद्देश्य देखते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। क्या था, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना, ये किसका है, हॉब्स महोदय का उद्देश्य है, किसके, सामाजिक समझौते के अनुसार। अब हम देखते हैं दूसरा उद्देश्य, विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को सर्वोत्तम माना है। एक, जैसा कि हमने देखा प्राकृतिक समझौते के अनुसार, सामाजिक समझौते के अनुसार, अब हम देख लेते हैं विकासवादी सिद्धांत के अनुसार। आगे बढ़े, अब विकासवादी सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, यही हॉब्स महोदय के अनुसार है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार विकासवादी सबसे अच्छा सिद्धांत, अगर किसी सिद्धांत को माना गया है इसमें, तो विकासवादी सिद्धांत को ही माना गया है सर्वोत्तम। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है, देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को सर्वोत्तम माना है। विकास, देखिए यही अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, प्राकृतिक समझौते का सिद्धांत, सबसे ठीक सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत को माना गया है, इसे ही सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, सर्वोत्तम, इतना मैंने लिख दिया, बोल दिया है, आप समझ लीजिएगा कि विकासवादी सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सामाजिक संविदा, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं सामान्य इच्छा, एक इच्छा आती है। एक थिंकर हैं हमारे जिनके विषय में अभी हमने पढ़ा था, रूसो, उन्होंने सामान्य इच्छा का समर्थन किया है। देखते हैं सामान्य इच्छा का समर्थन किसने किया है, सामान्य इच्छा का समर्थन, सामान्य इच्छा का समर्थन किसने किया है, रूसो महोदय ने। सामान्य इच्छा का समर्थन रूसो महोदय ने किया है। भाई देखिए अभी हमने इनके विषय में पढ़ा भी था कई थिंकर्स के साथ में, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं, इनके विषय में पढ़ा था, यहाँ रूसो की बात आई थी। तो सामान्य इच्छा का समर्थक कौन है, रूसो महोदय हैं। ठीक है, रूसो कहाँ के थे, अगर हम रूसो के विषय में जान ही रहे हैं तो देख लेते हैं रूसो कहाँ के थे। रूसो फ्रांस के थे। रूसो कहाँ के थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, फ्रांस के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। राज्य विकास का परिणाम है, ये किसने कहा है, अरस्तु महोदय ने कहा है। राज्य विकास का अरस्तु के विषय में तो भाई हमने बहुत फर्स्ट वीडियो में भी जाना। राज्य विकास का परिणाम है, राज्य विकास का परिणाम है, किसका कथन है, ये अरस्तु महोदय का कथन है। राज्य विकास का परिणाम है, ये अरस्तु महोदय का कथन है। ठीक है, ये देख लिया हमने, और एक और देख लेते हैं कथन। ये कथन किसका है कि व्यक्ति का स्थानांतरण हो सकता है परंतु उसकी इच्छा का नहीं। व्यक्ति का, ये किसने कहा है, चलिए इसको पहले क्लीन कर देते हैं फिर देखते हैं। व्यक्ति का स्थानांतरण हो सकता है परंतु इच्छा का, व्यक्ति का, देखें आगे देखते हैं, सॉरी व्यक्ति का नहीं शक्ति का है। शक्ति का, जो व्यक्ति है उसकी शक्ति के विषय में बात की जा रही है, ना कि अदर किसी शक्ति के विषय में। व्यक्ति की शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, हो
सकता है, व्यक्ति की शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है, ना कि इच्छा का, ना कि उसकी इच्छा का। व्यक्ति की शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, इच्छा ना कि इच्छा का। ये कथन किसका है? बड़ा ही खतरनाक कथन दिया है रूसो जी ने। किसने दिया है? रूसो महोदय ने। ये रूसो का कथन है। व्यक्ति का शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है, परंतु उसकी ना कि उसकी इच्छा का। किसने कहा? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां कोई नियम नहीं, रूल नहीं, वहां स्वतंत्रता नहीं। ये कथन किसका है? चलिए इसको इरेज करके देखते हैं आगे। जहां कानून नहीं, जहां कोई कानून नहीं, जहां कानून नहीं वहां, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ये कथन किसका है? लॉक महोदय का। ठीक है, ये कथन है हमारे लॉक महोदय का। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था हॉब्स लॉक रूसो के विषय में। ठीक है, तो ये कथन किसका है? लॉक महोदय का। अभी हमने पढ़ा था ना सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक में से एक प्रवर्तक ये भी थे, लॉक, रूसो, हॉब्स थे, तो एक ये भी थे लॉक महोदय। जहाँ का इन्हीं का एक कथन है, भाई देख लीजिएगा, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अब देखते हैं, इतना देख लिया हमने। अब संप्रभुता के दो रूप हैं, उन दो रूपों की चर्चा कर लेते हैं। आगे देखते हैं आगे। संप्रभुता के दो रूप हैं, विधिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। संप्रभुता के दो रूप हैं, विधिक संप्रभुता दो रूप हैं, विधिक और विधिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। पहली है विधिक, दूसरी है वास्तविक। संप्रभुता के दो रूप हैं, विधिक और वास्तविक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कमी इसमें लगी हो, तो आपको जो भी लगता हो कि बोर्ड पे कम दिखाई दे रहा है, या फिर और बड़ा लिखा जाना चाहिए, या थोड़ा सा और छोटा लिखा जाना चाहिए, या कोई भी आपको जो भी लगे, आप अपनी तरफ से कमेंट करके बताइएगा, उसमें सुधार अवश्य किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, और पार्ट 3 में। नमस्कार।